हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के टॉप 500 अर्थमेटिक का एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट नंबर 2 है ये। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं और एग्जाम रेलेवेंट आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चन एक नंबर के मिलेंगे आपको, बिल्कुल एकदम एग्जाम वाला लेवल मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के भी होंगे तो उनको भी अपन देखेंगे। और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम वाले मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। जिन्होंने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे तो इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी। तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, जिन्होंने देख लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, एंड देन फिर आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप मान के चलो पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तब भी आपको समझ में तो चीजें आएंगी। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको सारी अप्रोचेस सिखाऊं और कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस के साथ में जब भी हमारे पास में एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ओके, क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। पार्ट 1 की भी मैंने पीडीएफ वहां पर डाल दी है। अब पीडीएफ की जरूरत ये होती है कि जब आपके पास में समय कम होता है, जब आपका एग्जाम का बिल्कुल एकदम एग्जाम के पास में हम जब आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे को वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है। तो आप पीडीएफ के थ्रू यहां से डाउनलोड करके आप अपना आराम से पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। और जब भी आपको लगे कि नहीं यार अर्थमेटिक में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैंने क्वेश्चन सारे इसी टाइप के लिए हैं कि आपको इंटरनेट पर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। आप सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए एंड देन अपनी प्रैक्टिस कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पे ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हो। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। नहीं होता है तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। देखिए, a pot is marked by rupees 500 above its cost price and is sold after two successive discount of इतना और इतना respectively, but obtain a loss of 200। अब देखो, हमारे को कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, 100x ले लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं। मार्क्ड बाय रुपीज इतना अब द कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसकी जो मार्क प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 100x से 500 ज्यादा, ठीक है। एंड दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो मार्क प्राइस पे जैसे डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, 100x प्लस 500 पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए मैंने। पहला है 10% का यानी 90% से मल्टीप्लाई, और दूसरा है 20% का यानी 80% से मल्टीप्लाई। अब क्या है कहानी, इस वाले परसेंटेज से मैं ये दोनों जीरो उड़ा दूंगा और इस वाले परसेंटेज से मैं ये दोनों जीरो उड़ा दूंगा, ठीक है, अंदर कॉमन लेके। नाउ दिस इज 72 हो गया, 72x, और प्लस में 72 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ये हमारे पास में सेलिंग प्राइस आ गई। आगे क्या है, यहां पे उसको लॉस होता है 200 का। अब देखो सीपी हमारे पास में है और एसपी हमारे पास में है। लॉस क्या होता है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी सीपी में से एसपी का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में लॉस निकल के आता है। तो सीपी में से माइनस करेंगे, 100x में से 72x जाएगा तो बचेगा 28x, और माइनस का 360, और बराबर में हमारे को कितना दे रखा है, दिस इज 200, ठीक है। ये 360 यहां जाएगा तो 560 हो जाएगा, और 28 से 560 हमारा कट हो जाएगा 20 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ये x की वैल्यू 20 आ गई। अब हमसे क्या बोला है, इफ द पॉट वॉज इंस्टेड सोल्ड फॉर रुपीज इतना एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है कि अगर एसपी हमारे पास में, अच्छा अब ये वाला जो x है ना वो ये वाला x नहीं है, बिकॉज ये x हम लोगों ने खुद से लेट किया था। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं सारी जगह ना y कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया गया है। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई एक तरह से, समझिए, ठीक है। यहां पे उसने बोला है कि अगर हम इसे एक्स स्क्वायर पर बेच दें, तो मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस एक्स स्क्वायर हो जाए अगर, द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज इतना, तो सीपी तो हमारा उतना ही रहेगा जितना पहले दिया गया था। तो y की वैल्यू 20 आ चुकी है, यहां पे रख देते हैं तो 2000 हो जाएगा। अब 2000 पे इतना प्रॉफिट दे देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 2000 पे मैंने इतना प्रॉफिट दे दिया तो 100 प्लस x/2%, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन हो जाएंगे, 20 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2000 हो जाएगा, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 10 टाइम यानी कि 10x हो जाएगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा, 2000 के फैक्टर करना है, माइनस करने पे 10 आ जाए तो 50 40 जा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 50, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस बनेगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा जो कि माइनस में नहीं हो सकता। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन साथ में उसने थोड़ा सा आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेक करवा लिया।
बढ़िया है। आगे देखिए, मोहित डिपॉजिट 1,000 रुपीज इन अ बैंक ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum compounded yearly for the first 3 years, and after 3 years the bank offers simple interest at the rate of 20% for the rest of the time. If after 3 years he withdraw इतना पैसा, then find the amount received by him at the end of the 4 year. तो देखो, सबसे पहले 3 years के लिए CI% निकाल लेते हैं अपन लोग डायरेक्ट। तो 10% की रेट है और 3 साल की कहानी हो रही है, तो CI% कितना हो जाएगा 33.1%। ठीक है, अब इसने कितना प्रिंसिपल सेट किया था यहाँ पे 10,000 ठीक है, तो यहाँ पे इसका CI भी निकल के आ जाएगा। लेकिन हमारे को एक्चुअल में यहाँ पे अमाउंट चाहिए, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स, देखो उसने क्या बोला है, आफ्टर 3 इयर्स ही विड्रॉ इतना रुपीज, तो मैंने बोला कि अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 100% होता है प्रिंसिपल परसेंट, CI% इतना आ चुका है, तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा 133.1%। ठीक है, और ये इसका अगर मैं कर दूंगा तो अमाउंट इन रुपीज निकल के आ जाएगा मेरे पास में, परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन और पॉइंट से एक जीरो गॉन, तो आ जाएगा हमारे पास 13310। ठीक है, अब इसने इतना विड्रॉ कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इतना वैल्यू हटा दूंगा। अब जैसे ही मैं देखूंगा तो 310 से 310 कैंसिल, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी कि 8,000 का अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। अब इस 8,000 के अमाउंट को उसने आगे 1 साल के लिए और लगाया, क्योंकि उसने बोला एट द एंड ऑफ द 4 ईयर उसके पास में कितना अमाउंट रिसीव होगा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। तो 1 साल के लिए उसने 20% की रेट से SI पर लगाया, तो SI परसेंट कितना हो जाएगा, SI% हो जाएगा, 1 साल की बात है ना, 1 ईयर की, 20% की रेट से, तो 20%। उसने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा 120%, और 120% किसका करोगे, इस वाली वैल्यू का, परसेंटेज से दोनों जीरो गॉन, 12 8 96 और 2 जीरो, तो 4 साल के एंड में उसके पास में कितना अमाउंट आ जाएगा 9600। ऑप्शन नंबर सी, नाइस। द कॉस्ट ऑफ द मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ द रेडियस इज इतना, तो रेडियस कितनी है उसके पास में 28 मीटर, हैविंग द हाइट ऑफ इतना, हाइट कितनी है उसकी a² + 3, हाइट हो गई उसकी a² + 3 मीटर, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर क्यूब, यानी कि उसे 1 मीटर क्यूब की कितनी कॉस्ट लगती है, 10 रुपीज लगती है। ठीक है, मेल्ट करने की इस रुपीज इतना, तो जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि ये वाली जो टोटल कॉस्ट है ना, उसकी वैल्यू ये दे रहा है यहां पे, तो इतना रुपए लगता है उसको पूरा ये पूरा मामला मेल्ट करने में। तो 10 रुपए में इतना मीटर क्यूब मेल्ट होता है, तो इतने रुपए में कितना होगा, इतने में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मेरे को 17248 का, तो उससे क्या होगा, इतना अमाउंट बन जाएगा। तो इस साइड भी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 17284 का, 48 का। ठीक है, सो यानी कि इतने रुपए में इतना वॉल्यूम हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास में, मतलब मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम ही तो आ गया ये। अब ये वॉल्यूम किसका आ गया, सिलेंडर का, बिकॉज सॉलिड सिलेंडर उसने क्या किया था, मेल्ट किया था। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और बराबर में हमारे पास में कितना आ चुका है 17248। ठीक है, यहां पे पाई की वैल्यू रखने के लिए कुछ बोला है उसने, नहीं बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³/4, टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a ओनली, तो ए की पॉजिटिव वैल्यू लेना है। वैसा क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो, ए स्क्वायर में दिया गया ना, तो स्क्वायर जब सामने जाता है या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, या फिर जब वो सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा जिसमें प्लस माइनस आते हैं, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है ए की, राइट। इसकी वैल्यू रख दी मैंने 22/7, आर स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 28 × 28, और एच की वैल्यू हो गई हमारे पास में a² × 3, a² × 3, और इक्वल में हो गया 17248। ठीक है भाई, अब 7 से मैंने इसको 4 टाइम कट कर दिया। अब देखो सामने जो हमारे पास में वैल्यू है ना RHS में, यानी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 11 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। प्राइम नंबर ढूंढ लिए ना मैंने, 11 और 7 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर से सबसे पहले उड़ाते हैं, तो सबसे पहले 11 से उड़ा लेते हैं इसको। सो 11 से दिस इज हमारा चला जाएगा, या तो फिर मैं 22 से डायरेक्ट भी उड़ा सकता हूं, है ना, या फिर 11 से उड़ा लेते हैं। 11 से ये जाएगा 2 बार, और 11 से ये चला जाएगा तुम्हारा 1 टाइम, बचेगा इधर पे कितना, 11 बन जाए 11, 6 बचेगा। 11 से जाएगा ये 5 टाइम 55, बचेगा 7। 11 से अगेन चला जाएगा ये 6 टाइम 66, बचेगा 8, तो 11 से चला जाएगा ये 8 टाइम। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 है, 7 है, 7 से कट करके देख लेते हैं पहले। 7 से ये 4 टाइम जाएगा, 7 से ये वाली वैल्यू चली जाएगी 7 2 जा, बचेगा 1, तो 7 2 जा, एंड देन उसके बाद में 7 4 जा 28। ठीक है, अब 16 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 32। 32 से वो वैल्यू जाएगी, या 2 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो 112 आ जाएगा, और 16 8 जा होते हैं ये, 16 8 जा नहीं, सॉरी 16 7 जा, 16 7 जा होता है हमारा 112। सो a² + 3 की वैल्यू अगर 7 आ चुकी है, सो a² की वैल्यू आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव वाली 2,
तो हमको निकालना है a क्यूब बाई 4, तो a क्यूब कितना हो जाएगा 8 बाई 4 अगर हम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाइस। कैलकुलेशन थोड़ी सी उसमें सही से करना है और फास्ट करना है, आंसर आ जाता है। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज इतना मोर देन द टाइम टेकन बाय इट द कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ओके, सो अप स्ट्रीम में एक डिस्टेंस कवर की जा रही है, टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम है, ये पर्टिकुलर टाइम इतना परसेंटेज मोर है, दिस इज 1/3, 1/3 मोर है तो 4/3 है। ये किस चीज का 4/3 है कि यही पर्टिकुलर डिस्टेंस जब डाउन स्ट्रीम से कवर की जाती है तो टाइम जो निकल के आता है उससे। तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, ठीक है। सो डी से मैंने डी कट कर दिया, ये वाली वैल्यू यहां जाएगी तो 3x प्लस 3y, और ये वाली वैल्यू यहां जाएगी तो 4x माइनस 4y, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहां उठा के लेके आ जाओ, ये यहां ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7y। ये रिलेशन आ गई बोट की स्पीड में और वाटर की स्पीड में। आगे क्या बोला है, आगे बोलता है इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड, सॉरी, इफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज इतना और इतना, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है हमारी x प्लस वाई, ये हमारे को दे रखी है कितनी 2p माइनस 2, और अपस्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई, और ये हमारे को कितनी दे रखी है p प्लस 3। अगर आप देखोगे तो पूरा क्वेश्चन ये मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ठीक है। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 7y इधर पे रखूंगा तो ये 8y हो जाएगा, और x की वैल्यू 7y इधर रखूंगा तो ये 6y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8y बराबर समथिंग 6y बराबर समथिंग, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा और LHS वाला LHS में डिवाइड होगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये हमें 8y अपॉन 6y बराबर में 2p माइनस 2 अपॉन में p प्लस 3। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये y वेरिएबल हमारा कट हो गया, 2 से इसको कट कर दिया मैंने 3 टाइम, 2 से इसको कट कर दिया मैंने 4 टाइम, और 2 से 1 जा, 2 से 1 जा, और 2 से दिस इज 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो दिस इज 2p प्लस 6, और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो 3p माइनस 3, ठीक है। 2p इधर जाएगा, 3 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा ये, और p हो जाएगा ये, तो p की वैल्यू आ जाएगी 9। अब p की वैल्यू 9 आ गई, पूछा गया उसने देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन p प्लस 11 सेकंड। अब स्टिल वाटर में कवर करना है तो x की वैल्यू होना चाहिए हमारे पास में। मैंने बोला कि अगर 6y की वैल्यू इतनी है तो 6y की वैल्यू कितनी हो रखी है भाई, p की वैल्यू यहां पे रखो, 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 इज 12, सो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इफ y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 यहां रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, x की वैल्यू आ गई 14, तो स्टिल वाटर में स्पीड आ गई, इतने टाइम में क्रॉस करना है तो स्पीड इंटू टाइम, p की वैल्यू 9 रख दोगे इधर पे तो ये 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 280 मीटर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है और ये टाइम भी हमारे को सेकंड में दिया गया था। सो 280 मीटर, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी है, उनको भी आप फास्ट कर सकते हो। आपके कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए, आपके बेसिक अच्छे होना चाहिए, और आपकी अप्रोच, इक्वेशन बनाने की स्किल, इक्वेशन बनाने की स्किल, इक्वेशन बनाने की स्किल आपकी बेहतर होना चाहिए। और बेसिक का जब साथ इसके साथ में मिल जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास इज 44 while the average number of pencil distributed among the girls is 92. If the ratio of the number of boys to that of the girls in the class is 3:7, then find the average number of pencil distributed among all the students of the class. एलिगेशन लगेगा कुछ एंड टोटल, तो कुछ में बॉयज आ गए, कुछ में गर्ल्स आ गए, और टोटल इन दोनों का जो सम होता है वो स्टूडेंट्स होता है। तो एवरेज की डेफिनेशन यही कहती है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ पे टोटल एवरेज, बॉयज का एवरेज कितना है 44, गर्ल्स का एवरेज कितना है 92, और पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है नहीं पता, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में जो रेशियो निकलेगा वो किस चीज का रेशियो निकलता है, वो रेशियो निकलता है, देखो क्वांटिटीज यहां दे दी जाती है, मतलब एवरेज हमारे को यहां दे दिए जाते हैं, तो रेशियो निकलता है नंबर ऑफ पर्सन का। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकलेगा यहाँ पे, विच इज ऑल्सो गिवन, जो कि हमारे को पहले से गिवन है, विच इज 3:7, यानी जो भी रेशियो निकलेगा वो 3:7 के बराबर होगा। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों का क्या होता है, मीन होता है, यानी इन दोनों का एवरेज होता है, इसके बीच की वैल्यू होती है ये। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच की वैल्यू जो भी होगी वो इससे तो छोटी होगी और इससे बड़ी होगी। अब ये छोटा बड़ा इसलिए करना होता है क्योंकि डिफरेंस निकालना होता है। तो 92 माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 44। अब ये जो रेशियो है वो इसके बराबर हो जाएगा, विच मीन्स 92 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 44 इक्वल में आ जाएगा 3:7, जो कि हम लोग ने यहां से निकाला था। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 प्लस में 14 माइनस का 7x, और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x
और माइनस का 120 माइनस 12। तुम देख रहे हो मैंने स्प्लिट करके लिखी है सारी चीजें, क्यों लिखी है उसका रीजन है, ये 7x यहां पे जाएगा तो ये तो 10x हो जाएगा इस साइड में, ये 120 यहां जाएगा तो 750, ठीक है, और 12 यहां पे जाएगा तो 26। जीरो इधर से हटाएंगे, ये वाला जीरो हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77.6। हमको पूछा क्या है उसने, एवरेज ही पूछा है उसने, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग ने x लेट किया था, x की वैल्यू 77.6 आ चुकी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो चुका है। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। अगला देखिए, अ वेसल कंटेन्स 500 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड जूस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास में मिल्क है और जूस है जिनका रेशियो दे रखा है 2:3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 50x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, ओके, सो 50x इधर से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास में 500 ml या फिर लीटर में मिक्सचर था। अगर मैं इन दोनों की सेपरेट वैल्यू पूछूं तुमसे, तो सेपरेट वैल्यू क्या आएगी, 5 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 2 यूनिट बराबर 200 और 3 यूनिट बराबर 300। अब इसने आउट कितना किया है, आउट कर रही है 50x लीटर, ठीक है। सो ये जो आउट होता है ना, वो इनका जो रेशियो है ना, उसी रेशियो में आउट होता है, यानी कि 5 यूनिट बराबर में 50x। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10x। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिल्क एंड जूस हमारा कितना कितना निकला होगा, मिल्क निकलेगा सर 2 यूनिट के हिसाब से 20x, और जूस निकला होगा 3 यूनिट के हिसाब से 30x। तो इतना आउट कर दो भाई, तो 200 माइनस 20x और 300 माइनस 30x, ये अपन ने आउट कर दिया। हुआ क्या इसके बाद में, रिमूव करने के बाद में फ्रॉम द वेसल एंड 40 लीटर ऑफ द मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ द जूस इज एडेड टू द मिक्सचर। तो 40 लीटर मिल्क, ओके, एंड 10 लीटर ऑफ जूस, तो 10 लीटर जूस डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ, सच दैट रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू द जूस बिकम्स इतना। तो मिल्क हमारे पास में कितना हो चुका है 240 माइनस 20x, जूस कितना हो चुका है 310 माइनस 30x, और बराबर में इनका जो रेशियो है वो आ चुका है 4:5। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से 10 कॉमन, यहां से 10 कॉमन, सारे जीरो कट गए, ठीक है। और देखो 2 1 जा 2, 2 से दिस इज 12 और 2 से दिस इज 2 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 60 माइनस 5x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 62 माइनस का 6x, 6x यहां जाएगा तो x हो जाएगा और 60 यहां जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। पूछा क्या है उसने, फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ द मिक्सचर हैव बीन रिमूव्ड, तो कितना रिमूव किया था 50x, तो 50x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहां पर रख देंगे तो 100, सो 100 इज द आंसर। ये 100 है हमारा, ये भी 100 है हमारा, सो बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे को 100 मिल रहे हैं, दिस इज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100, ठीक है। अगला क्या है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ p टू द q एंड द परसेंटेज ऑफ r टू द s इज इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। ओके, सो p और q का रेशियो कितना दे रखा है हमारे को 3:4, और r और s का रेशियो कितना दे रखा है हमारे को 6:1, ठीक है। आगे क्या है, द परसेंटेज ऑफ p थ्राइज ऑफ द परसेंटेज ऑफ s, तो p की जो परसेंटेज है वो s की एज का थ्राइज है, तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। s यहां पे 1 यूनिट है, s यहां पे भी 1 यूनिट है, और p यहां पे 3 यूनिट है, यानी अब मैं कंबाइंड रेशियो बना सकता हूं किन किन का, p q r और s का। देखो कॉमन यूनिट क्या है, यहां पे s कॉमन है इसके साथ में, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, p कॉमन है इसके साथ में, तो ये 3 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि हमारे को कुछ ज्यादा भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कराना है, जैसा जैसा दिख रहा है वैसे वैसा सेम रेशियो हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट, q की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट, r की वैल्यू 6 यूनिट और s की वैल्यू 1 यूनिट, ये हो गया इनका कंबाइंड रेशियो परसेंटेज का, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3x 4x 6x एंड x ओनली। इनको हम लोग ने वेरिएबल के फॉर्म में सेपरेट कर दिया कि p की एज ये हो गई, q की एज ये हो गई, r की एज ये हो गई और s की एज x हो गई, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, इफ द एवरेज एज ऑफ PQRS इज 35 ईयर्स, अगर मैं PQRS का एवरेज निकालता हूं तो दिस इज 10 + 14 हो गया है ना, सो 14x डिवाइडेड बाय 4 बराबर में एवरेज दिया है 35, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये भी क्लियर है। If 25 into a is the sum of the ages of q and r, so q की एज एंड r की एज, यानी इन दोनों का सम कितना है 10x, और ये किसके बराबर है 25 a के बराबर है, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 100,
और 25 से दिस इज 4 टाइम, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, देन बताना क्या, देन फाइंड द सम ऑफ पी एंड एस। तो पी और एस की एज का सम कितना होगा, पी एंड एस, यानी कि दिस इज 4x, 4x यानी कि 40 इनकी एज का सम होगा। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हमारे को 40 दिख रहा है, हाँ जी। ए की वैल्यू 4 है हमारे पास में, यहां रखेंगे तो 40, हाँ जी। 2 से इसको कट करेंगे 40, हाँ जी। 25 से दिस इज 10 टाइम, और ए की वैल्यू 4 है तो दिस इज भी 40। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे हमारे आंसर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सॉलिड मिलने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते जाना। सबसे पहले आपको पॉज करके सॉल्व करने, एंड देन उसके बाद में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखना है, एक फास्ट अप्रोच के लिए और एक सटीक अप्रोच के लिए। चलो, द लेंथ ऑफ द पी ट्रेन पी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यू। सो पी की लेंथ जो है वो मैंने ले ली एल, तो क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्रेन क्यू की लेंथ 2l, क्योंकि इससे हाफ है ये। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पी टू द क्यू इज इतना। तो पी की स्पीड और क्यू की स्पीड, इनका रेशियो हमारे को कितना दे रखा है, 3:5, तो इसको बोल दिया मैंने 5x और इसको बोल दिया मैंने 3x, तो इनकी स्पीड भी आ गई। ट्रेन क्यू क्रॉस 375 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 33 सेकंड। तो क्यू क्रॉस कर रही है, तो क्यू की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्यू की स्पीड और क्यू का टाइम कितने टाइम में, 33 सेकंड्स में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, लेंथ तो हमारी मीटर में ही होती है, तो हम लोग ने लेट किया तो ये मीटर में ही लेट किया, समझिएगा, और स्पीड भी हम लोग ने मीटर पर सेकंड में ही लेट किया, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, बिकॉज दिस इज इन मीटर, दिस इज मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज 33 सेकंड्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो पूरी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अभी इसको काटाकुटी नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो क्रॉसेज द पोल इन 18 सेकंड, यानी कि ट्रेन क्यू ही क्रॉस कर रही है ना, तो ट्रेन क्यू क्रॉस अगर कर रही है तो उसकी लेंथ बराबर में, ये डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, ट्रेन क्यू की स्पीड कितनी है, इतनी, और 18 सेकंड में पोल को क्रॉस कर लेगी। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड, राइट साइड राइट में डिवाइड। जब हम इसको ऐसा कर रहे होंगे तो 5x से 5x कट जाएगा, और यहां पे बचेगा हमारे पास में 12 प्लस 375 अपॉन में 12, और बराबर में 5x से 5x कटेगा तो 33 अपॉन में 18। इसको भी कट कर लेते हैं, 3 से दिस इज 6 टाइम और 3 से दिस इज 11 टाइम। कुछ और कट हो रहा है, यस, 2 से दिस इज हमारा 3 टाइम। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं यहां पे कर देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 6l प्लस में 375 इंटू 6, सॉरी 3, और इक्वल में हो जाएगा l, यानी कि 11l। 11l में से 6l जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में 5l। सो 5l की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 375 इंटू 3। अब मैं इसको कट कर सकता हूं, लेकिन पूछा क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ p, हमसे स्पीड ऑफ p पूछी है उसने, तो स्पीड ऑफ p x के फॉर्म में, यानी x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, यानी कि इस वाली इक्वेशन या इस वाली इक्वेशन में हमारे को किसी में भी वैल्यू रखना है। चलिए, यहां पे 5 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो 7 टाइम जाएगा, 5 7 से 35, एंड देन 5 टाइम, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 225। l की वैल्यू 225 यहां पे रख दूंगा तो 225 का डबल होता है 450, और इक्वल में आ जाएगा 5x इंटू 18, यानी कि 90x। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। इफ x की वैल्यू 5, तो ps यानी p की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाइस, आगे आ जाओ। अगला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 is 16,000 which are 20% less than that of the class 9th, यानी कि 9th में 20,000 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो क्लास 10th में जो टोटल स्टूडेंट है वो 16,000 अगर हैं, तो क्लास 9th में जो स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट 20% कम है 9th से, यानी कि दिस इज 80% ऑफ समथिंग। इफ दिस इज 80% तो 100% की वैल्यू 20,000 होगी, तो किसका था ये, क्लास 9 के स्टूडेंट का, तो क्लास 9 के स्टूडेंट हो जाएंगे 20,000। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 11th इज 20% मोर देन दैट ऑफ द क्लास 10th। तो देखो भाई, यहां पे बॉयज होंगे और यहां पे भी बॉयज होंगे, बॉयज होंगे तो कहीं ना कहीं गर्ल्स का भी जिक्र होगा। क्लास 9th के जो बॉयज हैं वो 20% मोर है इससे, है ना। तो मैंने बोला कि अगर 20% मोर है, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 5x बॉयज, तो 20% मोर यानी कि यहां पे हो जाएंगे 6x बॉयज। 120% कर दो या फिर 6/5 कर दो, तो 6/5 इसका करोगे, 5 से 5 कटेगा, तो यहां पे 6x बॉयज हो गए। आगे क्या बोला है उसने, दैट ऑफ द क्लास 10 हो गया, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बोथ क्लास टुगेदर इज इतना। तो यानी कि यहां की गर्ल्स और यहां की गर्ल्स, इन दोनों का जो सम है वो हमारे को इतना दे रखा है। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 इज इतना, तो क्लास 9 में स्टूडेंट कितने, 20,000, उसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी p प्लस 5,000 बराबर 20,000, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। p की वैल्यू 15,000 आ गई।
अब यहां पे दोनों की जो गर्ल्स मिला के हमारे को दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं, इतनी दी गई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे गर्ल्स कितनी आएंगी 16,000 माइनस 5x, और यहां पे गर्ल्स कितनी आएंगी 20,000 माइनस 6x। टोटल में से बॉयज हटा दिए, टोटल में से बॉयज हटा दिए, टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, टोटल गर्ल्स हो गई सर 36,000 माइनस का 11x, और बराबर में ये टोटल गर्ल्स हमारे को दी गई है p प्लस 10,000। 10,000 में p की वैल्यू यानी 15,000 जोड़ देंगे तो 25,000 हो जाएगा, 25,000। तो ये 25,000 यहां पे आएगा तो 11,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11x, 11 से 11 कट जाएगा तो बचेगा 1000 ओनली, तो x की वैल्यू आ गई 1000, x की वैल्यू 1000 आ गई। पूछा गया उसने देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 9th, तो क्लास 9th में गर्ल्स कितनी होंगी ये वाली वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां पे 1000 रखूंगा तो 6000 हो जाएगा, 20,000 में से 6000 जाएंगे तो बचेंगे कितने 14,000, तो आंसर इज 14,000, ऑप्शन नंबर ए। इजी, हल्का सा स्ट्रक्चर मेथड इसमें अपन ने लगाया, इजी हो गया। आगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, ओके, तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज है हमारे पास में, डन। आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, उसे बेच दिया जाएगा, लेकिन डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ये तो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास में। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, तो मार्क प्राइस हमारे को कितना दे रखा है ए प्लस 250। अब देखो यहां पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा ना तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूं इसमें थोड़ा सा अप्रोच का पार्ट है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपका इसमें पॉज करके थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा लगा है तो ये अप्रोच लगाइएगा। लेट कर लेता हूं ए प्लस 250 वाला जो एलिमेंट है ना, इसको 100x मैंने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया, तो इसके बराबर में मैंने क्या लिख दिया, ये 100x होना चाहिए, यानी मार्क प्राइस जो है वो डायरेक्ट अब 100x है। जैसे ही मैं यहां पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80x हो जाएगी, 20% का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस 80x हो गई, ठीक है। Had the shopkeeper given two consecutive या consecutive discount 20% and 10%, then the selling price would be 60 less। अगर एक कंडीशन आ गई, एक नई सेलिंग प्राइस आएगी, अगर मैं ये 20% का डिस्काउंट ना देके दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता इतने और इतने के, तो 100x पे पहला सक्सेसिव डिस्काउंट 80% का और दूसरा 10% का, मतलब पहला 20% का तो 80% से मल्टीप्लाई, 10% का डिस्काउंट तो 90% से मल्टीप्लाई, परसेंट से दोनों जीरो कौन और ये परसेंट से दोनों जीरो कौन, तो यहां पे आ जाती सेलिंग प्राइस 72x। तो ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है ये क्या बोला है, सेलिंग प्राइस वुड बी 60 लेस, यानी कि पहली वाली सेलिंग प्राइस से कितनी कम है, हमारे अकॉर्डिंग सर ये 8x कम है और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 60 कम है। सो 8x की वैल्यू 60 आ गई, यहीं छोड़ दो, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा क्या है बस वो देखो। देन फाइंड द मार्कअप प्राइस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यानी कि हमारे को मार्क प्राइस निकालना पड़ेगी विच इज 100x। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से कट करता हूं 4 टाइम और 2 से कट करता हूं दिस इज 15 टाइम, सॉरी 2 से 30 टाइम, 2 से 30 टाइम। मेरे को 100x बनाना है क्योंकि वही तो है मार्क प्राइस, तो 100x बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो कितना आ गया ये 750, तो 750 इज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो हमारे को ए और 250 की कोई खास जरूरत थी नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग ने वेरिएबल ही अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अब देखिएगा उसने क्या बोला है, अब उसने जो पूछा है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। देन फाइंड द मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस क्या होती है, एमपी जो आया है वो सीपी से कितना ज्यादा आया है, तो सीपी से कितना ज्यादा है एमपी 250, तो मार्कअप प्राइस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, 250 से दिस इज 2 टाइम, तो 1/2 कितना होता है 50%, तो 50% इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाइस। अगला देखिए एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना 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 डेज रेस्पेक्टिवली, तो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स कितने दिन में कर रहे हैं लोग 20, 40 एंड 32, इतने डेज में ये लोग पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। अब अगर इतने डेज में लोग वर्क करते हैं तो एक टोटल वर्क होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये टाइम है, वर्क अपॉन टाइम इफिशियंसी होता है इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने टोटल वर्क इनका एलसीएम के अकॉर्डिंग मान लिया 160 यूनिट, 20 से दिस इज 8 टाइम, 40 से दिस इज 4 टाइम और 32 से दिस इज 5 टाइम, ठीक है। ये हो गई इनकी इफिशियंसी। अब इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी भी मैं निकाल सकता हूं, कैसे, अगर ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है तो इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी कैसे निकलेगी, सबको कंबाइन कर दो, सबको कंबाइन करोगे तो 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी।
और इक्वल में आ जाएगा 8 4 12 5 17 यानी 17। सो x प्लस वाई प्लस जेड की कंबाइंड एफिशिएंसी बन जाएगी 8.5। तो x की एफिशिएंसी कितनी होगी, y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर रख दो, 4 है, 4 इसमें से जाएगा तो 4.5। x की एफिशिएंसी 4.5 यहां पर रख दो, तो y की कितनी हो जाएगी 3.5। और x की 4.5 यहां रख दो तो z की हो जाएगी 0.5। ये सबकी इंडिविजुअल इफिशियंसी हम लोग ने निकाल दी भाई, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days जेड लेफ्ट द वर्क। तो सारे लोगों ने इकट्ठा वर्क चालू किया था, इकट्ठी इफिशियंसी कितनी है इनकी 8.5 थी। इफिशियंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो इफिशियंसी इनटू टाइम, कितने टाइम तक किया था इन लोगों ने, 4 दिन तक। तो इफिशियंसी इनटू टाइम वर्क होता है, तो कुछ पार्ट ऑफ वर्क हो गया, उसके बाद में जेड छोड़ गया, जेड छोड़ गया एंड आफ्टर 8 more days एक्स लेफ्ट। तो यानी अब जब जेड छोड़ के चला जाएगा तो उस समय बचेगा कौन, एक्स और वाई बचेंगे। तो एक्स और वाई की इफिशियंसी कितनी है 8, और इस इफिशियंसी से कब तक वर्क किया इन लोगों ने, 8 more days। तो इफिशियंसी इनटू टाइम कुछ पार्ट ऑफ वर्क और हो गया, इसके बाद में एक्स छोड़ के चला गया एंड वाई कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब वाई आ गया, तो वाई की इफिशियंसी कितनी है 3.5। कब तक इसने वर्क किया वो टाइम हमारे को नहीं पता, ये जब तक भी किया लेकिन वर्क को कंप्लीट कर दिए ये लोग। तो ये पूरे वर्क हो गए, एफिशिएंसी इनटू टाइम कुछ पार्ट ऑफ वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम कुछ पार्ट ऑफ वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम कुछ पार्ट ऑफ वर्क, वर्क 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 बराबर वर्क 160। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नाउ अब ये हमारा कितना हो रहा है 34 हो रहा है ना, यस ये हमारा हो गया 34, ये हो गया 64। ओके 30 एंड 60 90 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे 70, बचा 30 एंड 60 90 होता है, इसमें से जाएगा तो 70। और 4 एंड 4 8 होते हैं, 8 इसमें से जाएंगे तो बचेंगे 62। ओके सो 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 62, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 620 अपॉन में 35। हालांकि इसको कैलकुलेट करेंगे, पूछा क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर बाय वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हमारे को इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना, यही हमारा आंसर है। अब देखो आंसर भी हमारे को फ्रैक्शन में दे रखे हैं, 5 से कट करते हैं तो ये जो जाएगा 7 टाइम, और 5 से इसको कट करेंगे 12 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम। तो 124/7 हमारा आंसर आ रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आगे देखिए, रुपीज एक्स प्लस 4000 वेन इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, इतना इतना अमाउंट दे देता है आफ्टर 12 months। ओके when the interest is compounded half yearly। तो इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, हाफ ईयरली। तो 12 मंथ का मतलब होता है एक साल, एक साल अगर होता है तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया कितना 2। रेट हमारी कितनी दे रखी थी, रेट दे रखी थी 20% पर एनम, एक साल के लिए 20%, तो हाफ ईयर के लिए कितनी होगी 10%। ये हो गया 10%। हमारे को क्या निकालना है सीआई परसेंट, तो सीआई परसेंट क्या निकलेगा, 10 का डबल और 10 के स्क्वायर के 2 के पहले पॉइंट, 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100 और 2 के पहले पॉइंट तो 1, 20 एंड 1 21%, ऐसे निकलता है सीआई परसेंटेज। अगर यहां पे रेट मान के चलो 8% होती और 2 साल की बात होती तो क्या करते, 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 के पहले पॉइंट यानी कि 16.64% ये हमारा सीआई परसेंटेज आ जाता। 2 साल के लिए कोई भी रेट हो सीआई परसेंट इस तरह से निकाला जाता है। खैर अब ये सारी चीजें अगर आपको बेसिक में सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो, सिद्धार्थ 2.0 में मैं सिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो सीआई परसेंट आ गया। अच्छा अमाउंट इतना हो जाता है तो हमारे को अमाउंट परसेंट चाहिए ना सर, तो अमाउंट परसेंट कितना होगा 121%। अमाउंट परसेंट किसका, प्रिंसिपल का ना, तो प्रिंसिपल कितना है x प्लस 4000 का अगर मैं 121% कर देता हूं तो अमाउंट हमारे पास में 6050 आ जाता है। परसेंट हटाऊंगा, 2 जीरो यहां पे बढ़ा दूंगा, 11 से दिस इज 11 टाइम, 11 से दिस इज 5 टाइम, 5 टाइम 0 टाइम, और 11 से दिस इज हमारा 5 0 टाइम। ये 5000 हो गया, में से 4000 जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। आगे देखिए, इफ x बाई टू इज इन्वेस्टेड, x बाई टू यानी कि 500 रुपए अगर इन्वेस्ट किए जाते हैं एट एस आई एट अ रेट ऑफ 25% फॉर 3 ईयर्स, तो एस आई परसेंट कितना हो जाएगा 25% 3 ईयर्स, दोनों का प्रोडक्ट होता है एस आई परसेंट, रेट एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो एस आई परसेंट होता है, तो दिस इज 75%। तो निकालना क्या है, देन फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम एसआई। तो हमारे को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा 175%, क्योंकि प्रिंसिपल इज 100%, इंटरेस्ट इज 75%, तो अमाउंट इज 175%। 175% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, दिस इज हो जाएगा 85 एंड 25 यानी कि 875। 875 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भाई
यहां पे ये तो हमारे को आंसर सही दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी थी 1000 में से 125 जाएंगे तब भी 875, तो ये भी आंसर सही है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं जो कि वेरिएबल वाले होते हैं और ऑप्शन भी उनके वेरिएबल वाले ही मिलेंगे आपको। चलो आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज इतना सेंटीमीटर क्यूब लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस इतना। तो देखो एक तो कोन है जिसकी रेडियस है 28 और एक हमारे पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 14। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ इतना, तो इसकी हाइट मैंने स्मॉल एच ले ली और इसकी कैपिटल एच ले ली। ये पूरा सिलेंडर चल रहा है, ये कोन चल रहा है 2:3, तो इसको मैंने बोल दिया 2x और इसको बोल दिया मैंने 3x। ठीक है भाई, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम से लेस है, यानी इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो ज्यादा माइनस कम बराबर ये वॉल्यूम, तो ज्यादा वॉल्यूम यानी कि पाई r²h, कम वॉल्यूम यानी कि कोन का वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई r²h। ज्यादा वॉल्यूम सिलेंडर का था तो सिलेंडर का वॉल्यूम, कम वॉल्यूम किसका था, कोन का, तो कोन का वॉल्यूम। कितना कम था वो वैल्यू बराबर में रख दो, 2464। ठीक है, 2464। लास्टली हमारे को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज 2 पाई RH। ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे को कैपिटल R और कैपिटल H की वैल्यू पता होना चाहिए। कैपिटल R की वैल्यू तो अपने को पता है, बाकी H की वैल्यू निकालने के लिए X की वैल्यू निकालना पड़ेगी। यहां देखिए इधर पे अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 3x और इसकी वैल्यू रख देता हूं 2x, तो काम चल जाएगा। ठीक है, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14² और r² की स्मॉल r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2² इंटू 14²। समझ में आया? अब ऐसा मैंने क्यों किया, रीजन समझिएगा। 2² क्यों कर दिया मैंने, देखो 28 ही है ये एक्चुअल में अगर तुम देखोगे, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं कॉमन लूंगा इधर से। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आया, 14² कॉमन आया और x कॉमन आया। अंदर क्या बचा, अंदर देखो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो x बचा, माइनस में 1/3 बचा। यहां पे हमारा ये कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 बचा। ठीक है, और बराबर में बचा हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू। समझ में आया? देखो पाई हमारा कॉमन आ चुका था 1/3 बचा, यहां पे 14² कॉमन आ चुका था तो 2² यानी 4 बचा, और x कॉमन आ चुका था तो 2 बचा, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 8 बचा। ठीक है, अब यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहां पे 14 इंटू 14 होता है, 7 से इसको मैंने 2 टाइम कट कर दिया, ये भी काम हो गया। अब यहां पे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को कट करेगी। ठीक है, 22 से कट कर देते हैं, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, बचेगा 2, तो फिर अगेन 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44। ठीक है, 14 से इसको कट करते हैं, 14 से ये वाली वैल्यू जाएगी 8 टाइम और 2 से ये वाली वैल्यू चली जाएगी 4 टाइम। ठीक है, अब यहां कुछ भी नहीं बचा, यहां पे बचा है सिर्फ और सिर्फ अंदर x। ठीक है, और यहां से भी हमारा x कॉमन आ ही चुका था तो 1 बचा है, यहां पे यहां से भी x कॉमन आ चुका था तो 1 बचा है हमारे पास में। 3 अगर मैं एलसीएम लूंगा यहां पे, एक सेकंड, कुछ उल्टा हो गया क्या, क्योंकि माइनस में आ रहा है। कोन का जो वॉल्यूम है वो लेस है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये तो सही है। यहां पे हमारे पास में x कॉमन आया था तो 3 बचा है, सॉरी यहां पे 3 बचा है, यस माइनस में नहीं आ सकता ना, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो 1, और बराबर में कितना आ रहा है हमारे पास में, दिस इज 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12, x की वैल्यू 12 हो गई, बिकॉज यहाँ पे 4 था, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। x की वैल्यू 12 हो गई, हमारे को ये वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 14 है और h की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली है, कैपिटल H की वैल्यू 12 इधर पे रखेंगे तो दिस इज 36। ठीक है, 7 से दिस इज हमारा 2 टाइम चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 6 48, यानी 8 पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। आंसर जो भी होगा वो 8 पे खत्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन सेम मिल जाते तो क्या करते, फिर मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 72 हो जाता, 44 हो जाता, 72 का हम लोग 4 टाइम करते और फिर अगेन 4 टाइम करते, तो 288 यानी कि 2880 में 288 और जोड़ देते, तो वही आंसर मिल जाता हमारे को। तो इजी है। ठीक है, अगला देखिए, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट is in respective ratio of 5:3. So
स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द करंट 5:3 हमारे को ये दे रखा है। ठीक है, आगे क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे को इसके बराबर दिया गया है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर की गई थी। तो यहाँ पे हमारे को 30 मिल गया था, ये 30 मिलेगा, सॉरी 750/25 30 मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और रियल वैल्यू में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। तो x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 45। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी, दोनों का सम विच इज 120। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 10 आवर्स, डाउन स्ट्रीम टाइम डिस्टेंस निकालना थी ना, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1200 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, A is an active partner and B is an inactive partner in a business. A put 20,000 and B put 16,000. Okay. So A active partner है और B inactive partner है। A ने पुट किए हैं 20,000 और B ने पुट किए हैं 16,000। ये तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। A received 30% of the total profit for the managing the business and rest is divided into the proportion of their capitals. The amount received by A out of the profit of 18,000 in all is. तो ये टोटल प्रॉफिट हमारे को दिया गया है और ए का अमाउंट पूछा है कि ए को कितना मिला। टाइम की तो कोई बात नहीं है, तो जो टाइम है वो दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। अब दोनों के लिए टाइम का मल्टीप्लाई सेम से कराऊंगा तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो बनेगा। तो यहां पे यही प्रॉफिट शेयर का रेशियो बन जाएगा 4 से 4 बार और 4 से 5 बार। तो प्रॉफिट रेशियो का रेशियो बन गया 5:4। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास में 18,000। ठीक है, अब 18,000 का 30% तो मिल जाएगा किसको, ए को पहले ही। अब 18,000 यहां पे मैं 1000 पूरे लिख देता हूं। अब ए को सबसे पहले मैनेज करने का मिलेगा 30%, परसेंट से यहां पे ये कट जाएगा तो 5400 तो यहां मिल गया। अब रिमेनिंग कितना रहेगा हमारे पास में, रिमेनिंग रहेगा हमारा 18,000 का 70%। ये रिमेनिंग अमाउंट है 18,000 का सीधा 70%, 70% से 2 जीरो इसके मैंने पहले कट कर दिया। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है ना वो इस रेशियो में बटेगा, यानी 9 यूनिट के हिसाब से। 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 × 70। 9 से इसको कट करेंगे 20। ठीक है, हमारे को ए का शेयर बताना है। ए का शेयर एक तो यहां रहेगा और एक इसमें भी रहेगा, ए और बी का। तो हमारे को ए का बताना है ना, तो ए कितना है 5 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर लो और 5 से मल्टीप्लाई इधर कर लो। दिस इज 100 × 70 यानी कि 7,000। तो 7,000 ए को यहां मिल जाएगा रिमेनिंग वाले में से। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया टोटल अगर मैं देखूं तो 124,000। 124,000 ऑप्शन नंबर बी, यही पूछा था उसने। ठीक है, तो जितना पूछा है उतनी ही कैलकुलेशन कर लो, बाकी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब अगर आप ये सारी अप्रोच सीखना चाहते हो, ये सारी अप्रोच कौन कौन सी, कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैसे अर्थमेटिक को पढ़ा जाता है ना, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो सिद्धत्व 2.0 कंप्लीट क्वांट का बैच चल रहा है, विच इज बेसिक प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक आपको मिलेगी, इसमें कंप्लीट आपको डीआई कैसे पढ़ना है, डिकोड कैसे करना है वो आपको मिलेगा। इसमें सिर्फ डीआई प्री लेवल की नहीं, प्री से लेके मेंस लेवल की कंप्लीट अर्थमेटिक। आपने अभी तक अर्थमेटिक पढ़ी होगी तो बेसिक अर्थमेटिक के नाम पे आपको एक्चुअल में बेसिक अर्थमेटिक पढ़ाई जाती है, बट यहां पे बेसिक अर्थमेटिक जब आपको पढ़ाई जाती है तो साथ ही साथ में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, लाइक जो मेंस में आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में आते हैं, या फिर डीआई के फॉर्म में आते हैं, या फिर वेरिएबल फॉर्म में आते हैं। तो बेसिक क्लास में ही मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाता हूं, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि भाई एग्जाम में क्या होता है क्वांट सेक्शन में, है ना। तो अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और ये कुछ फीचर्स हैं आप इसके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यश, राहुल एंड कीर्ति कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 75 आवर्स एंड टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय देम टुगेदर इज 9,000। ठीक है, तो ये तीनों लोग कौन कौन है, यश, राहुल एंड कीर्ति, ये तीनों लोग 75 आवर्स में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं और इनको टोटल जो पैसा है वो इतना मिल जाता है। कीर्ति रिसीव द 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट, तो कीर्ति को कितना मिलता है 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट, तो इस टोटल अमाउंट का 1/3 यानी कि 3,000। ठीक है, राहुल गेट्स हाफ ऑफ द अमाउंट कीर्ति, तो राहुल को कितना मिलता है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कीर्ति यानी कि 1500। ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय यश, तो यश को कितना मिल जाता है 4500 हो चुका है, तो 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो 4500 इसको मिल जाएगा। इन हाउ मेनी आवर्स यश एंड कीर्ति वुड फिनिश द वर्क इफ राहुल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो अभी इनको इतने पैसे मिल गए, अब इनको जो पैसे मिल चुके हैं ये इनको एफिशिएंसी के हिसाब से मिले हैं, यानी इनके अमाउंट का जो रेशियो है जो इनको मिल रहा है वो इनकी इफिशियंसी का भी रेशियो है।
इफिशियंसी के रेशियो के हिसाब से यहाँ पे वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अमाउंट का रेशियो जो है यश, राहुल और कीर्ति का, वो कितना निकल के आ रहा है? यश की वैल्यू है 45, राहुल की इतनी और इसकी इतनी। 15 से 1 टाइम, 15 से 3 टाइम और 15 से 2 टाइम। तो 15 से 3 टाइम, 15 से राहुल 1 टाइम और 15 से दिस इज 2 टाइम। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास में ये आ गया। ये इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है दोस्त, इफिशियंसी का रेशियो आ गया है हमारा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इफिशियंसी के रेशियो को 3x, x एंड 2x बोल देता हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तीनों मिलके किसी वर्क को 75 डेज में कर रहे हैं, तो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है? 6x। तो 6x की इफिशियंसी से टाइम यानी 75 डेज में ये लोग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 75 आवर्स में। तो ये टोटल वर्क हो गया ना। तो यही टोटल वर्क अगर यश और कीर्ति करते हैं, यही टोटल वर्क यश एंड कीर्ति करते हैं, तो 5x की इफिशियंसी से कितने टाइम में कर लेंगे? तो x से x कट गया, 5 से दिस इज 15 टाइम कट गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आवर्स में कर लेंगे भैया। 90 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होना चाहिए कि भाई अमाउंट अगर हमारे को अलग अलग दे दिए तो ये अमाउंट इनकी इफिशियंसी के हिसाब से बटे होंगे। तो अमाउंट का रेशियो इज इक्वल टू इफिशियंसी का रेशियो, देन ये क्वेश्चन हो पाएगा। अगर कंसेप्ट वीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो फिर ये क्वेश्चन अटक जाएगा दोस्त। खैर आगे देखिए, a salesperson bought two type of pulses as 24 kilogram of pulse at z rupees per kilogram and 16 kilogram of pulse at z plus 4 kilogram. He sold this entire first type of 10% profit. Okay, done. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की सीपी निकाल देते हैं। फर्स्ट टाइप की सीपी कितनी आएगी? 24 किलोग्राम है z पर किलोग्राम के रेट से, तो 24 z रुपीस। ठीक है। सेकंड टाइप की सीपी कितनी आएगी? सेकंड टाइप की सीपी 16 किलोग्राम उसने खरीदा है, यहां पे 24 किलोग्राम खरीदा था इतने रेट से, तो 16 इंटू जेड प्लस 4। ठीक है, ये हो गई इसकी सीपी। पहले को उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी? 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 24z इंटू 110%। ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। एंड सेकंड टाइप एट 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस सेकंड वाले की कितनी आ जाएगी? 16 इंटू जेड प्लस 4 इंटू 120%, क्योंकि इसको 20% प्रॉफिट पर उसने बेचा है। आगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप वॉज 96 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड टाइप। पहली टाइप की सेलिंग प्राइस दूसरी टाइप की सेलिंग प्राइस से 96 ज्यादा है। तो पहली टाइप की सेलिंग प्राइस कितनी है? ये ज्यादा है इससे, तो दिस इज 16 इंटू जेड प्लस 4 इंटू 120% बराबर में 96। 12 से दिस इज 10 टाइम, 12 से दिस इज 2 टाइम एंड 12 से दिस इज 8 टाइम। परसेंटेज परसेंटेज हटा के कॉमन लूंगा जब, तो 2 जीरो मैं यहां छोड़ दूंगा। ठीक है, एक जीरो और एक जीरो और कैंसिल। ठीक है, 2 से दिस इज 8 टाइम और 2 से दिस इज 40 टाइम और कैंसिल। अब इक्वेशन देखो क्या बनी है, 11z माइनस में, यहां पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहीं बचा है, तो दिस इज 8z और माइनस 32 और इक्वल में कितना है? 40। इन दोनों का डिफरेंस होता है 3z और यहां पे 32 जाएगा तो हो जाएगा 72, तो z की वैल्यू हो जाएगी 24। तो ये हो गई z की वैल्यू। अब उसने बोला क्या है? If both pulses had been mixed and sold together at an overall profit of 25%, दोनों पल्सेस को जब आप मिक्स करोगे तो दोनों की कॉस्ट प्राइस भी तो मिक्स हो जाएंगी ना। Z की वैल्यू 24 यहां पर रख दो, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा काम, क्योंकि इसकी सीपी और इसकी सीपी एक कंबाइंड सीपी बनेगी, विच इज टोटल सीपी। कितना बनेगा? 24Z एंड 16Z यानी 40Z और प्लस में 16 4 जा 64, ये तो बन गई टोटल सीपी। इस टोटल सीपी पे 25% का प्रॉफिट देंगे तो एक टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितनी आएगी? 40Z प्लस 64 पे 25% का प्रॉफिट यानी कि 5/4। 4 से दिस इज हमारा 16 टाइम और 4 से दिस इज 10 टाइम। ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। पूछा क्या उसने? What would have been the selling price पर किलोग्राम? हमारे को पर किलोग्राम सेलिंग प्राइस निकालना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। क्वांटिटी कितनी थी? यहां पे क्वांटिटी थी 24 किलोग्राम और 16 किलोग्राम, तो टोटल हो गई 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन किस तरह से दिख रही है? 10 इंटू जेड की वैल्यू 24 प्लस में 16, बाहर है 5/40, 5 से दिस इज 8 टाइम, 8 से दिस इज 2 टाइम और 8 से 3 टाइम, 30 प्लस 2 32 रुपीस पर किलोग्राम।
ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन ऐसे ही बनाओ और ऐसे ही कैलकुलेट करो, काफी इजी होता है। अगर आपको आदत नहीं है इस तरह से कैलकुलेशन करने की तो ये आदत डालिए आप, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगी ये अप्रोच। कैलकुलेशन करने की ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, इस चीज की आदत डालिए। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडिकल रूम इज 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके नाइस। अब ध्यान से समझिएगा, यहां का होगा कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको क्यूबॉइड की कहानी यहां पर रखना पड़ेगी और रेक्टेंगल की कहानी यहां पर रखना पड़ेगी। क्यूबॉइड में जो डायमेंशंस होते हैं वो सारे लिख लो, इसको मैंने माना एल, बी और एच। क्यूबॉइड में यही 3 डायमेंशन होते हैं। इसमें 2 डायमेंशन होते हैं विच इज एल एंड बी। इसको कैपिटल आर और कैपिटल बी माना है, बहुत ध्यान से इसके वेरिएबल मानना पड़ेंगे आपको। अब क्या बोला है उसने, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडिकल यानी कि एल इज 3 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो 3 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि एल अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी कैपिटल वाली की वो 3:1 आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडिकल। तो विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडिकल यानी कि स्मॉल बी टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कैपिटल एल। इसका रेशियो हमारे को दे रखा है 5:8। ये 5:8 दे रखा है। आगे बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल रूम। तो क्यूबॉइडिकल रूम की हमारे को वॉल्यूम निकालना है विच इज LBH, ये फाइंड करना है। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 25 यूनिट, इसकी वैल्यू हमारे को 25 यूनिट दे रखी है। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, 240 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि L इंटू बी की वैल्यू हमारे को दे रखी है 240। ध्यान से समझिएगा, यहां पे अगर मैं इसको 8x बोलूं तो ये हमारा 5x हो जाएगा, और अगर कैपिटल L की वैल्यू मैं 8x यहां रख दूं, कैपिटल L की वैल्यू मैंने 8x यहां रख दी, तो दिस इज 240 और 8 से दिस इज 30 टाइम। तो कैपिटल B की वैल्यू हो जाएगी 30/x। कैपिटल B की वैल्यू 30/x। अगर ये कैपिटल B की वैल्यू 30/x मैंने यहां रख दिया तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/x। तो ये स्मॉल l की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा, और स्मॉल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल b की वैल्यू 8x है तो ये 5x है, तो ये हो गई 5x। ठीक है, हमारे को निकालना है LBH। L की वैल्यू क्या है, स्मॉल l की वैल्यू 90/x, स्मॉल b की वैल्यू कितनी है 5x, और h की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, x से x हमारा कट हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज हमारा हो जाएगा 450 इंटू 25। दिस इज 1000 मतलब 100 एंड दिस इज 125, यानी कि 25 4 जा कितना होता है 100, एक जीरो और लगाएंगे, और 25 5 जा 125। तो ये हो जाएगा 1125 और एक जीरो यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था। तो 11250 कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है भाई, 11250 यूनिट क्यूब, क्योंकि सारी चीजें फिर हमारे को यूनिट में दे रखी हैं। खैर, ये करना था। इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन होगा वेरिएबल में, वेरिएबल एंड इक्वेशन में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए सेपरेट करके पहले से मामला सेट कर लो। ठीक है, आगे देखिए, अब बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन एंड 7 ब्लैक पेन। ओके, तो टोटल कितने हो गए 10 + 4 यानी कि 14 हमारे पास में टोटल हो गए। इफ 3 पेन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज डिफरेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है, वो किस चीज का फेवर कर रहे हैं। एग्जामिनर को चाहिए भाई 3 पेन और वो तीनों के तीनों डिफरेंट होना चाहिए, ये एग्जाम का फेवर है एग्जामिनर का। तो तीनों डिफरेंट होना चाहिए, एक रेड हो जाए 3C1 एंड, अभी तो खत्म हुआ नहीं क्वेश्चन, तो एंड यानी मल्टीप्लाई। एक ग्रीन हो जाए, क्वेश्चन तो खत्म हुए नहीं, 2 ही पेन निकले, तीसरा ब्लैक हो जाए। ये तो होगा फेवरेबल वे अपॉन में टोटल वेज। तो टोटल वेज कितने होंगे 14 में से मैंने 3 पेन निकाल लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 4 × 7 अपॉन में 14 × 13 × 12। अब ये भी अगर आपको बेसिक से सीखना है तो सिद्धार्थ 2.0 अपॉन में आ जाएगा 3 × 2 × 1। अब ये 3 × 2 × 1 आएगा ऊपर, विच इज होता है हमारा 6। 3 × 2 × 1 6 होता है। 4 × 12 से 4 × 12 ये पूरा कैंसिल, और 7 से ये चला गया हमारा 2 बार, और 2 से ये चला गया हमारा 3 बार। तो 3 अपॉन कितना बचा हमारे पास में 13। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एन ओवल ट्रैक ऑफ 600 मीटर
बाइकर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन. बाइकर ए टेक्स 10 मिनट टू क्रॉस 1 किलोमीटर. यानी कि बाइकर ए को 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगते हैं. 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगते हैं. बाइकर ए की स्पीड बताइए. बाइकर ए की स्पीड बताओ. देखो ध्यान से समझिएगा, अगर उसको 10 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर चलने के, तो पर आर यानी कि 60 मिनट में उसको 6 किलोमीटर चल लेगा. 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर. तो 1 आवर में अगर वो 6 किलोमीटर चल लेगा तो यही तो उसकी स्पीड है. पर आवर वो 6 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ए मोटर बाइकर, जो भी है. आगे क्या है, एंड बाइक बी टेक्स 30 मिनट टू क्रॉस इतना. तो 30 मिनट में इतना, तो 60 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 60 मिनट में 4 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी बी की. ठीक है, ये चीज मैं हालांकि यहां पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई क्योंकि मैं दोबारा से जब दूसरे का बताऊंगा तो वो आपको डायरेक्ट बताऊंगा. खैर आगे देखिए, आगे बोलता है दे कीप गोइंग फॉर 1 आवर. ये 1 घंटे तक चलते रहते हैं भाई. हाउ मेनी टाइम्स दे क्रॉस ईच अदर. वो 1 घंटे तक दौड़ते ही रहते हैं भाई, बाइक चलाते ही रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. एक जाएगा यहां से, एक जाएगा यहां से. 1 घंटे तक वो ऐसे 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 चलते रहेंगे. तो कितनी बार वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये पूछा है उसने. देखो, हाउ मेनी टाइम्स दे क्रॉस ईच अदर, ये पूछा है. ठीक है, मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी. सर रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर. समझ आएगा. टाइम कितना है, कितने टाइम तक ये लोग भाग रहे हैं, 1 घंटे तक, 1 आवर तक. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे ये लोग, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी सर स्पीड इनटू टाइम यानी कि 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी. ठीक है, 10 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी तो यानी कि यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है 600 मीटर का तो वो ट्रैक है. 600 ही मीटर का ट्रैक है. ट्रैक की कहानी अगर तुम बात करोगे तो ट्रैक कितने का है, 0.6 किलोमीटर का. ट्रैक इतने किलोमीटर का है, 600 मीटर मतलब 0.6 किलोमीटर का ट्रैक है. ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ गई, इतनी कंबाइंड डिस्टेंस वो लोग कर लेंगे 10 किलोमीटर की. अब मेरे को कुछ इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है. देखो मैं आपको बताऊं, ये कितना किलोमीटर भाग लेगा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर भागेगा 6 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में भागेगा 4 किलोमीटर. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. 1 घंटे की कहानी हो रही है ना, 1 घंटे तक भी तो भागेंगे. वो 1 घंटे तक भागेगा 6 किलोमीटर, ये 1 घंटे तक भागेगा 4 किलोमीटर. अब 6 किलोमीटर अगर वो भाग रहा है और 4 किलोमीटर अगर भाग रहा है, लेकिन 600 मीटर का अगर हमारे पास में ट्रैक है, 600 मीटर का, ये कितना भागेगा अकेला, अगर ये भागेगा 1 घंटे में तो 6 किलोमीटर भागेगा, और ये 1 घंटे में कितना 4 किलोमीटर भागेगा अकेला. अकेले की अगर हम बात करें, ट्रैक तो हमारे पास में 0.6 किलोमीटर का है, तो ये कितनी बार भागेगा इसमें. अगर ये 6 किलोमीटर भाग रहा है तो कितनी बार, इसको 6 किलोमीटर बनाना है तो 10 बार यानी कि 10 टाइम्स. ठीक है, और ये कितनी बार भागेगा, इसको अगर मेरे को 4 किलोमीटर बनाना है तो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा इधर पे. अगर 4 मेरे को इसको बनाना है तो 4 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 7 बार. 7 बार करूंगा तो 4.2 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार. और टोटल कितने बार, 16 बार, 16 टाइम. क्योंकि अगर 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4.2 किलोमीटर हो जाएगा, उतना तो वो चल ही नहीं रहा है. 10 6 यानी कि टोटल कंबाइंड रिलेटिव स्पीड चलती है ना, इसलिए कंबाइंड करेंगे तो 16 टाइम्स. तो 16 टाइम ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर वो 600 मीटर का ट्रैक हमारे पास दिया गया. इसकी और भी अप्रोच है जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हो, आपने पॉज करके उसको कर ही होगा. Three friends ABC invested different amount in separate fixed deposit scheme for 1 year. Okay, A invest 10% per annum, B invest 12% per annum, C invest 8% per annum. The total interest earned by all the three at the end of the year was rupees इतना. ये total interest है हमारे पास में. If B invest 4,000 more than A and C invest 3,000 more than B. A ने इन्वेस्ट किया 100x, B ने इन्वेस्ट किया इससे 4,000 ज्यादा, 100x प्लस 4,000, और C ने इन्वेस्ट किया बी से 3,000 ज्यादा. देखो, एंड सी इन्वेस्टेड 3,000 मोर देन बी, तो 100x प्लस 3,000 इससे ज्यादा यानी कि 7,000. ठीक है, अब देखो ए के लिए रेट दी गई है हमारे को 10%, एसआई परसेंट एक साल के लिए कितना निकलेगा 10%. तो एसआई परसेंट अगर हमारा 10% निकलेगा तो इनका एसआई परसेंट कितना निकलेगा, रेट देख लो कितनी है, 12% की रेट है तो 12%. इनका एसआई परसेंट कितना निकलेगा, 8% की रेट है तो 8%.
10% इसका करेंगे ऐसा ही आ जाएगा 10x, 12% इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x, प्लस में परसेंट से दोनों जीरो कौन 480, ये ऐसा ही हो गया। और 8% इसका करेंगे तो 8x, प्लस में परसेंट से दोनों जीरो कौन 560, ये इसका ऐसा ही हो गया। तीनों ऐसा ही मिला के हमारे को इतना दे रखा है, तो तीनों कितने हो गए, दिस इज 20 प्लस 10 यानी कि 30x, प्लस में दिस इज 480 एन, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, देखते जाना क्यों, और बराबर में 3440 हमारे को दिया गया टोटल इंटरेस्ट। दिस इज 440 प्लस 40, ये 440 यहां से पूरा कट जाएगा तो बचेगा 3000, माइनस कर दिया ना, और ये 40 इसमें दे देंगे तो ये हो जाएगा 600, और 600 इसमें से चला जाएगा तो 2400, 30x बराबर 2400, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, x की वैल्यू हो गई 80। पूछा क्या है उसने, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, तो बी का अमाउंट कितना होगा 80, यहां रखोगे 8000 प्लस 4000 12000, 12000 इसने इन्वेस्ट किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये स्किल सीखना है आपको कैलकुलेशन करने की, जो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको सिखा रहा हूं। बड़े बड़े नंबर को कैलकुलेट करने में आप जो टाइम देते हो वो टाइम ज्यादा होता है, स्वाभाविक होता है वो भाई, आप मान के चलिए इस चीज को, जिस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, इसमें आप अटकोगे नहीं और रुकोगे नहीं, रुकना ही तो नहीं है हमारे को एग्जाम में। आगे देखिए, पूजा, प्रिया एंड पारुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टिंग ऑफ इतना इतना इतना। पूजा, प्रिया एंड पारुल सबके इनिशियल सेम है, तो मैंने इस तरह से इनके नाम बना लिया। इन्होंने 18 इन्वेस्ट किया, इन्होंने 24 इन्वेस्ट किया, और इन्होंने 15 इन्वेस्ट किया। आपने देखा होगा कि मैंने तीनों के जीरो हटा दिए, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ये रेशियो आता है और रेशियो में कॉमन चीजें हट जाती हैं, इसलिए हटा दिया। आगे देखिए, आगे बोलता है आफ्टर 6 मंथ प्रिया एंड पारुल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय इतना एंड इतना परसेंटेज। तो प्रिया एंड पारुल की बात कर रहे हैं, तो प्रिया 12.5% होता है 1/8, 1/8 बढ़ा देगी तो 9/8 उसका नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसका नया इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इस वाली वैल्यू का 9/8, इसका 9/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, नया इन्वेस्टमेंट है 27, कब 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक ये, उसके बाद में ये। पारुल क्या कर रही है, पारुल इतना परसेंट बढ़ा रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 1/3 बढ़ा रही है, तो यानी 4/3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो यहां पे इसका नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना 20, और 6 महीने तक तो उसने यही वाला लगाया था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द प्रॉफिट वॉज, अब एक साल के बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो रहा है, तो 6 महीने ये, तो बकाया 6 महीने ये, बकाया 6 महीने ये, और भैया पूजा ने तो कुछ नहीं किया, तो 12 मंथ तक इसने पूरा पैसा इतना ही लगाया। अब 6 से कट करो, 6 6 6 6 एंड दिस इज 2 टाइम, और कुछ कट हो रहा है, 3 से जा रही है वैल्यू, 3 से नहीं जा रही है वैल्यू, 2 से जा रही है वैल्यू, 2 से नहीं जा रही है वैल्यू, मल्टीप्लाई करा देते हैं 36 आ जाएगा, दिस इज 51 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयर के रेशियो हो गए। इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज रिसीव इतना, तो टोटल प्रॉफिट हमारे को कितना दिख रहा है, दिस इज 60 दिख रहा है ना ये, सॉरी 60, एंड 60 के बाद में ये हो गया हमारे पास में 71 एंड दिस इज 112, सो 122 यूनिट, सॉरी 122 यूनिट बराबर कितना प्रॉफिट दे रखा है 61,000, 61 से दिस इज 1000 टाइम, और 61 से दिस इज 2 टाइम, और 2 से दिस इज 500 टाइम। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रिया एंड पारुल, तो प्रिया एंड पारुल यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 50 माइनस 30 होता है 20, और 20 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 16 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 16 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो ये हो गया 8000, 8000 यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ट्रेन एक्स एंड वाई आर टू पैसेंजर ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन वाई इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एक्स। तो ट्रेन एक्स की लेंथ अगर मैंने ले ली, उसका 2/3 करना है ना मेरे को, तो इसकी लेंथ मैंने ले ली 3L, तो y की लेंथ कितनी हो जाएगी 2/3 यानी कि 2L। देखो, ट्रेन y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन x, इसकी 3L है तो उसकी 2L हो गई। आगे क्या बोला है, व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ट्रेन x टेक्स 40 सेकंड टू क्रॉस द ट्रेन y, सेम डायरेक्शन में जा रही है और x क्रॉस कर रही है, यानी x की स्पीड ज्यादा है y से, तभी तो वो क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में जाके, यानी कि जो डिस्टेंस रहेगी वो इन दोनों का क्या रहेगा, लेंथ की वैल्यू रहेगी विच इज 5L, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिफरेंस हो जाता है, x की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो क्रॉस कर रही है y को, तो x की स्पीड माइनस y की स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में 40 सेकंड में। आगे, when they travel opposite direction ट्रेन y takes 30 सेकंड टू क्रॉस x, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी, बराबर में स्पीड इनटू टाइम, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का सम, यानी कि x की स्पीड प्लस y की स्पीड, और कितना टाइम लगता है इधर पे 30 सेकंड्स।
ठीक है, ये भी 5L ये भी 5L, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, आमने सामने बराबर में बैठेंगी तो 0 से 0 कट हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4SX माइनस 4YS और बराबर में 3SX और प्लस में 3YS। ठीक है, ये यहां जाएगा तो SX बचेगा और ये यहां जाएगा तो 7YS बचेगा। ये आ गई कहानी इनकी। क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स एंड वाई। ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई, ट्रेन वाई की यहाँ पे वैल्यू रखूंगा जब मैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना अकेला, तो 7:1। ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाने का खेल था बस, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे इज इतना। तो मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे इनका एवरेज टेम्परेचर कितना दे रखा है 38, डिवाइड बाय 3 यानी कि मल्टीप्लाई में 3 चला जाएगा। ठीक है, while the average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday, तो Tuesday, Wednesday and Thursday इनका एवरेज कितना दे रखा है 44 डिग्री, अपॉन में 3 आएगा क्योंकि 3 डेज की बात हो रही है, तो 3 का इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे आगे बोलता है इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड थर्सडे इज 90, तो मंडे एंड थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 19 एवरेज है, तो 19 2 सा 38 हो गया, तो मंडे एंड थर्सडे का सम हमारे पास में आ गया। फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर हमारे को बताना है। दो इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, इन दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस करोगे माइनस 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 माइनस, ठीक है, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेंसडे से वेंसडे कट गया, मंडे माइनस थर्सडे आएगा। मैं निकालना चाहता हूं थर्सडे माइनस मंडे, क्यों, क्योंकि यहां पे वैल्यू छोटी आएगी, तो थर्सडे माइनस मंडे या मंडे माइनस थर्सडे निकाल लो, कोई बात नहीं। बराबर में वैल्यू कितनी आएगी, कितने 38 है 3, मतलब कितने 3 है 38, कितने 3 है 44, तो 44 3 है, 38 3 है, तो कितने 3 बचेंगे हमारे पास में, 38 और 44 का डिफरेंस बता दो, जितना होता है उतने बचेंगे, यानी 6 इंटू 3 बचेंगे हमारे पास में, 6 इंटू 3 और वो भी माइनस का। तो थर्सडे माइनस मंडे अगर मैं कर लूं तो मेरे पास में 18 निकल के आ जाएगा। थर्सडे माइनस मंडे यहां पे लिख देता हूं, तो मेरे पास में 18 आ गया। मेरे को वैल्यू निकालना है मंडे की, तो माइनस प्लस माइनस, ये वाली वैल्यू हमारी थर्सडे वाली कट जाएगी, तो 2 इंटू मंडे बराबर 20, सो मंडे की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस बोले तो ऑप्शन नंबर ए। इजी। आ गया, द प्राइस ऑफ द रिचार्ज इंक्रीज बाय द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बाय 28.57%। पहले प्राइस कितनी थी भाई, पहले प्राइस इतनी थी जिससे कि इतना फ्रैक्शन वैल्यू तुम बढ़ा सको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/7, तो पहले प्राइस थी 7x, तो अब कितनी हो गई 7x को 2/7 बना लो, 2/7 कितना होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन बढ़ाना है तो 1 + 2/7 यानी कि 9/7 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो न्यू प्राइस जो होगी ना वो हो जाएगी 9x, ये न्यू प्राइस है। ड्यू टू हाइक देयर सेल, अब ड्यू टू हाइक देयर सेल डिक्रीज, सो दे डिसाइडेड टू गिव द डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो इस वाली प्राइस पर वो लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। अब हुआ क्या कि इस हाइक की वजह से, ये प्राइस की जो हाइक हुई है इस वजह से इनकी सेल डिक्रीज हो गई, तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्काउंट पॉलिसी लेके आ गए कि भाई हम आपको 6.25% का डिस्काउंट देंगे। अब देखो भाई 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो होती है 1/8, और इसका अगर मैं आधा कर दूं तो ये हो जाता है हमारा 6.25, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16। तो 1/16 का अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो 1 - 1/16 यानी 15/16 में मल्टीप्लाई करा दूंगा यहां पे। तो अपडेटेड प्राइस कितनी हो गई, डिस्काउंट के बाद में अपडेटेड प्राइस हो गई 9x का 15/16 डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, दे ऑल्सो गिव कस्टमर 2% एडिशनल डिस्काउंट ऑन यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो इस वाली वैल्यू पे 2% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। अच्छा, फाइंड आउट द ओवरऑल प्रॉफिट बाय द कंपनी इफ कस्टमर यूजर या कस्टमर यूजेस क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट। अब क्रेडिट कार्ड वो अल्टीमेटली यूज कर रहा है, तो यानी कि अभी तक उसकी प्राइस कितनी थी 9x इंटू 15/16, लेकिन उसने जैसे क्रेडिट कार्ड यूज किया तो 2% का डिस्काउंट और मिल गया, यानी कि 98% हो गया, यानी कि अब ये नई प्राइस हो गई। तो इधर पे ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, पहले प्राइस थी इतनी कंपनी की, अब प्राइस हो गई इतनी, इतने में वो बेच रहे हैं, यानी कि इतनी थी इतने में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है सीपी एसपी। सॉल्व कर लो, परसेंटेज हटेगा यहां पे तो 2 0 बढ़ जाएंगे यहां पे, x से ये x कट जाएगा, 7 से 14 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 2 से 7 बढ़ जाएगा और 2 से ये 8 बढ़ जाएगा। नाइस, ये 8 को मैं यहां भेज देता हूं तो 800 हो जाएगा, ओके, और यहां पे हो जाएगा ये हमारा कितना 105 इंटू 9, ठीक है, 5 से दिस इज 21 और 5 से दिस इज 160, तो ये हो गया 160, और तो कुछ कट हो नहीं रहा है क्योंकि इसके बाद तो कुछ वैल्यू बची नहीं, और ये हो गया तुम्हारा 189। तो 160 से कितना ज्यादा हो तुम, 29 ज्यादा हो, कितने से 160 से,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकलेगा जो भी आंसर निकलेगा हमारा। ओके डन, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 189 हो गया ना, और ये हमारा 160 हो गया, तो 29 एक्स्ट्रा हो गया। 160 से 100 का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, परसेंटेज निकालना है क्योंकि मेरे को 2 से मैंने 8 बार काटा और 2 से मैंने 5 बार काटा। ये हो गया 145 अपॉन में 8, और 8 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 8 से जाएगा 8 एकम 8, बचेगा 6, 8 एकम 8 बचेगा 6, और 8 से ये चला जाएगा हमारा 8 बार। 18% समथिंग हमारा आंसर आएगा, और ये 18% हमारे को ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई नन ऑफ दिस। 18% समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास हमारा आंसर बैठेगा, जो कि हमारे को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बिकॉज 18 8 144 होते हैं, और ये 144, 18 8 144, 1/8 और बचेगा, तो वही 0.15, यानी कि मैं बता भी देता हूं आपको, 18.125% इसका आंसर बैठेगा एग्जैक्ट। ठीक है भाई, आ गया। A luxury tourist bus has maximum speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ओके, व्हेन एम्प्टी ओनली द ड्राइवर इज प्रेजेंट। यानी कि उस बस में अगर अकेला ड्राइवर होता है और पूरी बस अगर एम्प्टी होती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, उसके ऊपर नहीं जा सकती, वो कम हो सकती है, बट मैक्सिमम स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर रहेगी अगर वो एम्प्टी है, ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करेंगे। The maximum speed of the bus reduce non-linearly with the number of passengers such that the speed s with x passenger is given by इतना। अब देखो भाई, अब यहां पे उसने क्या बोला है कि जो बस की स्पीड है ना, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बस रिड्यूस नॉन लीनियरली, वो नॉन लीनियरली तुम्हारी रिड्यूस होगी किसके बेस पे, विद द नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर के बेस पर, यानी पैसेंजर बढ़ेंगे तो स्पीड कम होगी, नॉन लीनियरली, पैसेंजर बढ़े स्पीड कम, पैसेंजर घटे स्पीड बढ़ गई, तो इस तरह से स्पीड का खेल होगा पूरा। ठीक है, अब यहां पे हमारे को एक इक्वेशन दी गई है काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है वो, वेयर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज ऑब्जर्व, अब ए जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर आर 3 पैसेंजर द मैक्सिमम स्पीड ड्रॉप टू 81, यानी कि जब 3 पैसेंजर्स होंगे तो पैसेंजर कितने हैं एक्स, और स्पीड कितनी हो जाती है एस, और ये रिड्यूस वाली स्पीड है, ओके। तो अगर यहां पे पैसेंजर 3 होंगे तो एक्स की वैल्यू अगर 3 होगी, द मैक्सिमम स्पीड ड्रॉप टू 81 किलोमीटर पर आवर, यानी एस की वैल्यू 81 हो जाएगी, ये एस की वैल्यू पैसेंजर आने पे ये इस इक्वेशन पे बेस्ड करता है। ठीक है, अब ये वैल्यू वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो एस इक्वल्स टू हमारे को कितना दे रखा है, 90 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 81, 90 माइनस ए, एक्स की वैल्यू आ गई 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। ठीक है भाई, अब 9 से दिस इज 10 टाइम, और 9 से दिस इज 9 टाइम, सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ए की वैल्यू 1, और ए एक कांस्टेंट वैल्यू उसने बताया था, अब ए की वैल्यू बदलेगी नहीं बिकॉज वो कांस्टेंट है, अब वो तो नहीं बदलने वाली। आगे देखिए क्या बोला है उसने, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी सीटेड सच दैट द बस कैन स्टिल मूविंग, तो बस को हमारे को मूव कराना है, बस के वो मूव होना चाहिए, तो बस जब मूव होगी जो स्पीड है हमारे पास में वो ग्रेटर देन 0 हो, तभी तो बस स्पीड, जो बस है वो हमारी मूव करेगी ना। अगर स्पीड यानी कि जो ड्रॉप्ड स्पीड होती है वो एस है, अगर वो हमारी 0 से कितनी भी हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, कितनी भी हो, तो बस मूव करती रहेगी, तो एस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एस की वैल्यू क्या है, 90 माइनस ए एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ए एक्स स्क्वायर यहां जाएगा तो 90 ए एक्स स्क्वायर, ओके, सो ए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 90, मैं ये बोल सकता हूं ए की वैल्यू तो 1 है, तो मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 90, और अंडर रूट चढ़ा दूंगा तो एक्स इज लेस देन अंडर रूट 90। अब अंडर रूट 90 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन अंडर रूट 90, तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, लेकिन जिसका भी होता होगा 9 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी, तो एक्स शुड बी लेस देन 90, तब जाके बस स्टिल कैन मूव, तो x की वैल्यू 9 से कम, यानी 9 पॉइंट समथिंग समथिंग से कम होना चाहिए, तो एग्जैक्ट 9 हो सकती है ना। अब यहां 9 पॉइंट समथिंग समथिंग अगर आएगा तो उस वैल्यू से, अगर जैसे मैं बोलूं 9.36 इधर पे आ गया, x की वैल्यू 9.36 से कम है, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 हो सकती है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर, तो उसने यही तो पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कितने रहेंगे, और वो तो x है, तो x की वैल्यू हमारी 9 हो सकती है ना, यानी कि 9 मैक्सिमम पैसेंजर होने पे s, यानी कि ये हमारा हल्का सा मूव बस करता रहेगा, सो अवर आंसर इज 9। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है भाई।
आ गया। A cube of size 10 centimeter is completely submerged in the cylindrical bucket that is initially half filled with the water. एक 10 सेंटीमीटर क्यूब की साइड वाला एक क्यूब है जिसको सिलेंड्रिकल वेजल में डाल दिया जाता है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड विद द सिलेंड्रिकल बकेट में इसे डाल दिया जाता है। द रेडियस ऑफ द बकेट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की बात चल रही है। बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर डज द वाटर लेवल राइज आफ्टर द क्यूब इज फुली सबमर्ज्ड? नियरेस्ट आंसर आपने को बताना है। तो हमारे को हाइट बताना है, वो हाइट जो बढ़ गई। अब जैसे बकेट हमारे पास में ये है, लेट सपोज ये पहले से हाफ फिल्ड है, ये पहले से हाफ फिल्ड है, तो यहां से लेके यहां तक जो पानी बढ़ेगा वो पानी किसकी आकृति में बढ़ेगा? सिलेंडर की आकृति में। तो सिलेंडर की आकृति में जो वाटर एक्स्ट्रा लेवल अप होगा उसकी हाइट कितनी होगी? वही हाइट है ये वाली, हमें यही निकालना है। और यानी इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 10 क्यूब, क्योंकि ए की पावर 3 ए क्यूब होता है हमारा क्यूब का वॉल्यूम, बराबर में सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज पाई आर स्क्वायर एच। सो 10 क्यूब यानी कि 1000। पाई की वैल्यू हमारे को नहीं बोली है तो 22/7 ले लेता हूं। आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 और एच हमारे को फाइंड करना है 7 से, दिस इज 2 टाइम। ओके, 2 से 7 बार, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 11 25, 125 बार। ठीक है, तो आ कितना गया? एच की वैल्यू आ गई हमारे पास में, दिस इज 125 अपॉन में 77। अब लगभग लगभग कितनी बार कट रहा है बस यहां पे देख लेते हैं। देखो वन टाइम तो ये कटेगा ही कटेगा, तो इसमें से वन टाइम यानी कि 77 हटा दो, तो 125 में से 77 अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 50 - 2 यानी कि 48 बचेगा। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगेगा तो यहां पे 0 बढ़ जाएगा। अब 77 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि आसपास पहुंच जाए? 6 का अगर आगे देख लेते हैं, 77 इंटू 6 कितना होता है? दिस इज 420 एंड दिस इज 42 यानी कि 462 हो जाएगा। यही आसपास बैठ रहा है यानी कि 1.6 इज द आंसर। 6 में यहां मल्टीप्लाई किया, पॉइंट लगा रखा था, 1 में यहां मल्टीप्लाई किया तो 1.6 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ये है थोड़े से तरीके कैलकुलेट करने के। ठीक है भाई, आगे देखिए। A sum of rupees 8,000 is invested in 2 projects. 8,000 rupees 2 प्रोजेक्ट में डाले गए हमारे। One project is compounded annually and the other projects earn simple interest. The difference between the interest after n years at 10% per annum is इतना। ठीक है, तो मैं लगभग लगभग 2 साल के लिए बनाऊंगा, तो 2 साल के लिए मैंने ये बना लिया एसआई और सीआईएसआई का डिफरेंस विच इज 0 फॉर द फर्स्ट ईयर। 8,000 का हमारे पास में प्रिंसिपल है और 10% की हमारे पास में रेट है। 10% इसका करेंगे, यहां पे 800 एसआई मिल जाएगा और 800 एसआई मिल जाएगा। 800 का 10% 80, अभी तो 80 डिफरेंस मिल रहा है, हमारे को डिफरेंस चाहिए 248, तो 1 साल और बढ़ा दूंगा। तो यहां पे 800 मिल जाएगा, यहां पे 1600 का 10% 160 मिल जाएगा और 80 का 10% 8 मिल जाएगा। तो डिफरेंस जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। इन तीनों वैल्यू को जोड़ के देखो क्या 248 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दिस इज 240 एंड 8 248। कब आ रहा है? 3 साल में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यानी एन की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू 3। What will be the difference in the amounts after n minus 2 years at the rate of 8% when compounded half yearly and compounded yearly? तो हाफ ईयरली को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं और ईयरली को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। हाफ ईयरली के लिए जो रेट रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 8% की रेट पर एनम अगर होती है तो हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी? 4%। टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर। टाइम कितना हो जाएगा? n-2 बोला है ना उसने, तो n-2 कितना होता है? 3 - 2 यानी कि 1। लेकिन हाफ ईयर में ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन कंप्लीट ईयर के लिए अगर मैं बात करूं तो रेट हमारी रहेगी 8% और टाइम जो है वो रहेगा हमारा 1%। ठीक है, यहां पे सीआई परसेंट निकाल लेता हूं। यहां सीआई बनेगा 4 का डबल और 4 का स्क्वायर यानी कि 8.16%, और यहां सीआई परसेंट बनेगा तुम्हारा सीधा सीधा 8%। अमाउंट परसेंट की अगर हम बात करें तो 108.16%, और अमाउंट की अगर हम बात करें तो 108%। अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.16%। और ये अमाउंट का डिफरेंस हमारे को दिया गया है कितना? ये निकालना है हमारे को। व्हाट विल बी द अमाउंट डिफरेंस? तो किसका निकालोगे? 8,000 प्रिंसिपल का, तो इसमें 8,000 का मल्टीप्लाई मार देंगे। परसेंटेज से दोनों जीरो कौन और पॉइंट से ये वाला जीरो कौन, 16 8 का कितना हो गया? 128। 128 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इजी। ऐसे अगर तुमको सीखना है सिद्धत्व 2.0, आइए और सीखिए भाई। A sugar syrup is mixture of 2 type of sugar, brown XML and white YML. Brown sugar and white sugar. If we added
2y/3 ml ऑफ ब्राउन शुगर। तो ब्राउन है कितनी x और व्हाइट कितनी है y। इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने 2y/3 ml ऐड कर दिया ब्राउन में, एंड x/5 ml ऑफ व्हाइट, और इसमें हम लोग ने x/5 ml ऐड कर दिया। हुआ क्या, देन द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स इतना। तो इन दोनों का जो रेशियो है, 3 इधर पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y अपॉन में आ जाएगा 3 यहां पे, और इसके साथ में 5y प्लस x, और अपॉन में 5 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये इनका रेशियो हो जाएगा, विच इज गिवन 7:5। ठीक है, काटाकुटी कुछ भी नहीं हो रही, मल्टीप्लाई मानना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 3 जा 75x, 5 5 जा 25, 2 जा 50y, 7 3 जा 21, 5 जा 105, और 7 3 जा 21x। 21x यहां पे जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4x, एंड दिस इज हमारा कितना, 5। ओके, और बराबर में 50 यहां पे जाएगा तो 55y। सो x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 अपॉन में 54। क्या पूछा है उसने, पूछा है फाइंड द इनिशियल परसेंटेज ऑफ ब्राउन शुगर। तो इनिशियली ब्राउन शुगर हमारे पास में कितनी थी, x, विच इज 55 यूनिट, एंड दिस इज 54 यूनिट। ठीक है, तो इनिशियली फाइंड द इनिशियल परसेंटेज ऑफ द ब्राउन शुगर इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इनिशियल क्वांटिटी इज 18 ml। हमको इसकी जरूरत नहीं है, पता है क्या, इनिशियली हमारे पास में ब्राउन शुगर कितनी है, x कितने हैं, 54 यूनिट, 55 यूनिट। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ना, तो टोटल कितना है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 109 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा। इफ 100% बेस जो होता है वो हमारा 100% होता है, 109। तो हमारे को 55 बनाना है इधर पे, तो मैं इसका आधा करता हूं पहले, तो आधा हो जाएगा 55%, मतलब 50%, और इसका आधा कितना होता है, 50, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से इसको कट करेंगे 5, और 2 से इसको कट करेंगे तो 4.5। तो लगभग लगभग हमारे पास में ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ तो चुकी है, यानी 50% अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर होगा, और उसके आसपास कोई बैठे ही नहीं है, तो 50% इज द करेक्ट आंसर। ये डिफरेंस वाली लाइन का कोई यूज ही नहीं था। आगे देखिए, P alone can complete a task in 40 days, Q alone can complete the task in 50 days, and R alone finish the task in 60 days। ठीक है, अब एक टोटल वर्क लेना पड़ेगा जिससे इनकी इफिशियंसी आ जाए, 40, 50 एंड 60, 300 नहीं, 600 यूनिट, 600 यूनिट ले लिया, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 15। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम यहां पे आ जाएगा 12, और वर्क अपॉन टाइम यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। आगे क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय P एंड Q आर टुगेदर टू कंप्लीट द टास्क इज 5 days मोर देन द 1/4 द टाइम टेकन बाय Q अलोन। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है यार, ये तो सीधा सीधा टाइम हमारे को दिया ही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय Q एंड R टुगेदर टू फिनिश द टास्क। तो P एंड R, Q एंड R टुगेदर ना, तो Q एंड R 22 हो रहे हैं, सो 600 टोटल वर्क अपॉन में 22, 2 से दिस इज 300, और 2 से दिस इज 11, 11 से जाएगा 2 टाइम, 11 2 22 बचेगा 7, ओके, 22 बचेगा 8, सॉरी, और 11 से चला जाएगा ये 7 टाइम, 7 टाइम चला जाएगा तो बचेगा 3/11 डेज, 27 होल 3/11। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो भाई, सिद्धत्व 2.0 के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई अगर आप इस तरह से अर्थमेटिक सीखना चाहते हो, इस तरह से बिल्कुल डिटेल में आप लोग खुद भी सीखना चाहते हो और करना चाहते हो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आए हमारे पास में तो उसको हम पढ़ना सीख जाए, उसकी अप्रोच बनाना सीख जाए, और उसको अटेम्प्ट करना भी सीख जाए, तो भाई सिद्धत्व 2.0 में आइए। सेम कहानी अर्थमेटिक के लिए नहीं है, पूरी क्वांट के लिए आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सेम कहानी रीजनिंग के लिए। अगर आप रीजनिंग में भी कमांड लेना चाहते हो, पजल वाले सेक्शन में, क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूं मैं, पजल वाले सेक्शन में, क्रिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में, या फिर रीजनिंग के किसी भी सेक्शन में अगर आप कमांड लेना चाहते हो, लाइक इनपुट आउटपुट या कोडिंग रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज, सिद्धत्व 2.0 में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या कि ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे पेड। एप्लीकेशन हमारी जो है वो प्ले स्टोर पर बेटर नाम से अवेलेबल है, या फिर आप वेबसाइट पे भी देखना चाहते हो लैपटॉप पर या फिर किसी भी चीज पर, तो आप इसे यूज कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एज यू नो कि भाई पीडीएफ क्यों जरूरी है। पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम अर्थमेटिक भूलने लगते हैं तो हमारे को एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और वो भी एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट की। तो एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट की जो पीडीएफ है, जो क्लासेस मैंने ली हैं, वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, और मेरी तरफ से और भी अपडेट्स आपको क्लासेस वगैरह के या जो भी आगे के प्लान है उसमें मिल जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअली कोई बैच नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है कि बार बार हम क्यों इन्वेस्ट करें इतना, तो वेटरनशिप ईयरली पैकेज में आप आइए। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो बैचेस रहेंगे 2025 के वो भी मिलेंगे, और 2024 के जो बैचेस डले हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग ने ये सेशन देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और क्या आप लोग इसी तरह से सेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।